स्टूडेंट, कल हमने भारतीय संसाधनों के बारे में भारतीय संसाधनों के प्रकार पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसाधन नियोजन किस प्रकार होता है। ठीक है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना होता है और मापन करना होता है। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचे तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। संविधानता के बाद भारत में संसाधन नियोजन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। ये पंचवर्षीय हर 5 साल में होती है जिसमें ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो देश के विकास के काम आ सकें। अब एक किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त होती है। कोई भी देश है उसके क्षेत्र का विकास करना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, उसकी आवश्यक शर्त है कि वहाँ पर जो संसाधन है उसकी उपलब्धता पूरी हो। बिना संसाधन की कोई भी काम नहीं होता। परंतु औद्योगिक और संस्थाओं में तदनुरूप परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों की गिनती में आते हैं। मतलब उनके पास संसाधन है फिर भी वो निर्धन है। क्यों है? इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब उल्टा है, पैसा है फिर भी संसाधन नहीं है, और यहाँ संसाधन है उसके बाद भी पैसा नहीं है। औपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि औपनिवेश में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहा है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वे उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएँ। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने सबका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान है। मतलब मानव संसाधन है, उसके बाद ऐतिहासिक अनुभव, मतलब इतिहास से जो अनुभव मिलता है वो भी इसके लिए बहुत मायने रखता है। अब ये संसाधनों का संरक्षण, मतलब कैसे उसको बचाया जाए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और अति उपयोग के कारण नई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। मतलब बहुत पीछे से भी इसका विषय रहा है कि किस प्रकार संसाधनों को बचाया जाए। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी और शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इनके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। मतलब गांधी जी का कहना मतलब लोग क्या करते हैं, लालची होते हैं, वो पेट तो नहीं भरते, मतलब अपनी पेटी मतलब अपनी तिजोरी भरने पर विश्वास रखते हैं, जिसमें क्या हो संसाधनों का अभाव होते हैं और जिससे गरीब और पिछड़े हुए लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते। अब है भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, भू संसाधन मतलब भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब कमाने की आर्थिक, कोई खेती करता है, कोई खेती करता है, कोई ज़मीन लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई कारखाने, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इसमें काम करता ही है और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करता है। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएँ, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित होती है। वन्य जीवन जंगल का जीवन होता है, मानव का जीवन, आर्थिक क्रियाएँ जैसे परिवहन, यातायात के साधन सभी क्या ज़मीन पर ही चलते हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न चरणों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। पर्यटन विकास मतलब वहाँ ऐसी हैं नदियाँ हैं वहाँ, और पर्यटन मतलब पर्यटन जो एक जगह से दूसरे लोग जो घूमने आते हैं उसके लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं कि उनसे आर्थिक विकास हो। और परिस्थितियों के लिए
और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। मतलब ये भूमि के बारे में बताया कि किस प्रकार ये भूमि है, जो इसके लिए भूमि है उसका उपयोग किस प्रकार होता है और किस प्रकार ये इस भूमि का उपयोग करके अपने आर्थिक क्रिया को बढ़ावा देते हैं। अब हम आगे कल भू उपयोग, इस भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब भू उपयोग किस प्रकार, भू मतलब भूमि का उपयोग कैसे करते हैं ये लोग। भूमि उपयोग का भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला वन के लिए, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर और कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग आदि। फिर तीसरा प्रति भूमि के अन्य कृषि अयोग्य भूमि, मतलब स्थानीय चारागाह और अन्य गोचर भूमि, गाय पशुओं के लिए जो भूमि छोड़ जाती है उसके लिए उसका उपयोग होता है। विविध वृक्ष फसलों अथवा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। तीसरा कृषि योग्य भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। अब चौथा प्रति भूमि, वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि है पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। अब पाँचवा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार भूमि का उपयोग करके हम निम्नलिखित भू संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे भारत में भू उपयोग प्रारंभ इसकी किस प्रकार से इसको बनाया गया है, किस प्रकार इसकी संरचना की गई है, ये हम आगे कल पढ़ेंगे।